कि कश्मीर को आप अंडरस्टैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही यहाँ हो क्या रहा है, तो जजमेंट लोग कोई दे रहे हैं हमारे बारे में. ललदेद इज आवर फर्स्ट राइटर ऑफ द मिस्टिक ट्रेडिशन एंड हब्बा खातून इज ऑफ द लिरिक रोमांटिक लिरिक ट्रेडिशन. हमने कहा कश्मीरी का, अच्छा कश्मीरी भी कोई भाषा है? अच्छा, हमने तो डोगरी सुनी है. People prefer to speak in English. Yes, they don't speak Kashmiri. The way we are speaking. और Lalit Nalwat Salnazar. But she threw that Nalwat and walked out naked. जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई है तो मैं आपको साफ बताती हूँ. At that time the focus was not on the subcontinent. आपकी लैंग्वेज खत्म होती है तो आपकी आइडेंटिटी खत्म होती है. हमारे पंडित राइटर्स भी थे, वो सब लिखते थे नस्तालीक में, फारसी में. You have seen a lot. You have seen independence. You have seen 90s. Is there any one incident you want to share with us? We were sent to a Muslim household for safety. Safety, yeah. And so where was the question of division? दोनों का नारा एक ही था, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार. शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद. कश्मीरी सेविज्म और सूफीज्म का एक कनेक्शन रहा है यहाँ. Samabir. So Erkash worked in a sawmill, but great poet. Dundrisi, वो पी नहीं रहा था दूध अपनी माँ का, तो Lalded happened to be there and she said, "Zan mand chok ne, chan chuk mand cha." पेरेंट्स का कुछ कंसर्न रहता होगा जब आपके पास कहीं सारे पेरेंट्स आते होंगे जिनकी लड़कियाँ कॉलेज लेवल तक पहुँच गई होती. हमारे किचन भी जो था उसमें मुसलमान नहीं जा सकता था. अच्छा. And also only halal meat. Pandits don't eat any other kind of meat. Any incident you want to share with our audience? And one of them told my husband कि born was dat karo ismu in breast. If you are given a chance to change just one thing for Kashmir, what would it be? I would like to go back before 90. I would like to actually go back before 86. मीरास पॉडकास्ट के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम. आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर नीरजा मत्तू, जिन्होंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत अगरचे इंग्लिश से की, लेकिन एक अहम ट्रांजिशन उसमें देखने को मिला, वो कश्मीरी लिटरेचर की तरफ इनका माइल होना. कई दहाइयों से कश्मीर में काम करती आई हैं, यहाँ के बच्चों, यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाती आई है, यहाँ के कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करने का काम किया है. आज उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से और भी मरहले जो उनकी ज़िंदगी के हैं उनको जानेंगे. प्रोफेसर साहब, आपका खैर मकदम, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू. मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी टीचिंग का करियर जो है इंग्लिश से स्टार्ट किया, लेकिन एक अहम ट्रांजिशन इसमें देखने को मिला, वो था कश्मीरी लिटरेचर की तरफ आपका माइल होना. इस ट्रांजिशन के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कोई इवेंट, कोई अहम मौका जिसने आपको इसकी तरफ माइल किया. हाँ, है तो सही, बहुत सारे. सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि जब मैं पढ़ती ही थी, मैं अभी MA कर रही थी, तो हमारे नेबरहुड में थे मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड, और मेरे भी लाइक माय अदर फादर, प्रोफेसर जियालाल कौल. नाम जिस जनरेशन ने शायद नहीं सुना हो, मगर उन्होंने भी बहुत काम किया था कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए. सबसे पहले उन्होंने वो कश्मीरी लिरिक्स ट्रांसलेट की थी अंग्रेज़ी में, तो उनको कुछ नज़र आ रहा था कि मुझे भी अंग्रेज़ी आती है थोड़ी बहुत. तो जब मैं MA ही कर रही थी तो उन्होंने मुझे 2 कहानियाँ दी. एक अख्तर मोहिउद्दीन साहब की कहानी थी स्वर्गहूर, जन्नत हूर, और दूसरी थी अमीन कामिल साहब की कोकर जंग. उन्होंने कहा तुम इनको ट्रांसलेट करो अंग्रेज़ी में, क्योंकि साहित्य अकेडमी जो दिल्ली की है वो एक वॉल्यूम निकाल रही है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज. तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी जाए वहाँ. तो वो दिस वाज इन 1958. तो उस 58 भी नहीं पूरा, शायद 57 ही था. तो मैंने किया, उनको पसंद आया, उनको भेजा, उन्होंने छपाई और मुझको 150 रुपया मिला. तो मैं बड़ी खुश हुई एक स्टोरी के ट्रांसलेशन के लिए. और खैर उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि फिर इमीडिएटली MA के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया. फिर तो अंग्रेज़ी लिटरेचर, दैट वाज ऑल. तो कश्मीरी की तरफ नहीं. लेकिन एक बात है कि आई ग्रू अप इन अ फैमिली वेयर दीज 2 लैंग्वेजेस वर स्पोकन साइमल्टेनियसली, कश्मीरी एंड इंग्लिश.
हिंदी उर्दू हम घर में नहीं बोलते थे। मेरे फादर भी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और मेरे 2 बड़े भाई मुझसे काफ़ी बड़े थे, एक 14 साल बड़े, एक 15 साल बड़े। तो ये लोग तीनों तो आपस में अंग्रेज़ी में ही बात करते थे जब मैं छोटी थी। तो एक लिहाज से अंग्रेज़ी सीखी नहीं, खुद ब खुद ही मतलब आ गई, क्योंकि सुन रहे थे। हाँ। और मेरे फादर को बड़ा शौक़ था रेडियो BBC सुनने का, अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन सही करने का। तो उस वजह से ये दोनों ज़बानें थी। और ये भी था कि गाने कश्मीरी हम सुनते थे बहुत, इसलिए कश्मीरी जो पोइट्री के साथ भी थोड़ा बहुत मतलब इतनी एक्वेंटेंस नहीं, मगर आई वाज अवेयर ऑफ इट। बाकी जो इसकी यहाँ पे जो सूफियाना पोइट्री थी, सूफ़ी, उसका तो ज़्यादा नहीं था। सिर्फ एक जो वे बजाते थे वो बड़ा अच्छा सूफियाना कलाम, मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल। माई फादर वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज and he used to organize evenings in which he would come and play and his friends would collect and they would all घर पे हुआ करता था? घर पे शामियाना छोटा बाग में लगता था। और जो शौक के जिनको भी शौक था, मोहल्ले वाले फ्रेंड्स वगैरह आके सुनते थे। तो मेरी ये प्रिविलेज थी कि मैंने बचपन से कश्मीरी गाने सुने, तो इसलिए ये नहीं कह सकती कि मैं अनफेमिलियर था। लेकिन वो वाला कल्चर जो पहले होता था कि लोग मिलते थे शाम को, कभी महफिल, बातचीत होती थी, इनेकाद करते थे। हाँ बिल्कुल। और बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी ना, एक्सेप्ट रेडियो एंड सिनेमा, दैट वाज ऑल। लेकिन फिर जब खैर पढ़ाती रही मैं कश्मीरी, तो बस इंसिडेंटल ही रहा। लेकिन जब 90 हुआ तो आपको मालूम ही है कि क्या हुआ, एक किस्म की टेरिबल डिस्ट्रक्शन एंड डेथ एंड एवरीथिंग, एंड नथिंग वाज स्टेबल एनी मोर। So I felt very bad. I said कि we are losing everything कश्मीरी। कश्मीरी ज़बान ख़त्म हो रही है, लोग उर्दू प्रेफर कर रहे हैं बोलना या अंग्रेज़ी। और इतना जो हमारा रिच लिटरेचर था, ये तो नई जनरेशन के लिए बिल्कुल खो ही जाएगा। तो कुछ जब बेकारी भी थी, कॉलेज में कुछ ख़ास पढ़ाई हो नहीं रही थी 90s में, मिलिटेंसी का बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर था। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ माई सैल्वेशन, मैं अपनी सैनिटी भी रखूंगी और लगेगा कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ कश्मीर के लिए। तो फॉर्चुनेटली उस वक़्त मेरे कोलीग्स भी बड़े हेल्पफुल थे, क्योंकि मैं सबको जानती नहीं थी, बट उनकी वजह से एक नेटवर्क बन गया एंड आई वाज एबल टू कलेक्ट द बेस्ट स्टोरीज बाय राइटर्स हु वर अलाइव एट दैट टाइम, टू माई गुड फॉर्चून। जैसे मोहम्मद अमीन कामिल थे, ये थे अपने अख्तर महीउद्दीन, ये अपने हरि किशन कौल, क्या भारती जी, और ये सोमनाथ जुत्सी। इनको आपने ट्रांसलेट किया? कहानियाँ, सब शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि मुझे तब तक भरोसा नहीं था कि मैं पोएट्री कर सकूँगी। तो इनसे एक अच्छी बात थी, ये सब उस वक़्त थे, और somehow I was connected with them for one reason or another, because the college was a cultural hub at that time. So all kinds of activities, these poets used to come to college, so many of them knew me. And I suggested to them that they should give me what they think is the best story they have written. उन्हीं को जज करने दीजिए। तो उस वक़्त ये था कि मेरी एक कोलीग थी, गॉड मर्सी ऑन अस ऑल, उनको खुदा जन्नत में होगी वो ज़रूर, उनका नाम था नुसरत अंद्राबी। वो उर्दू पढ़ाती थी। तो वो मुझे कई दफ़े कहती थी कि आपको तो उर्दू वालों से भी ठीक आती है, बोलती भी हैं सब कुछ, तो पढ़ती क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं सीखा। शीतल मैं आपको 2 दिनों में सिखाऊंगी। और बेकारी थी, कोई और कोई काम ही नहीं था, तो उसने मुझे सिखाया उर्दू पढ़ना, विच वॉज अ वेरी ग्रेट गिफ्ट। बिकॉज ये जब आप टीचिंग प्रोफेशन में थी तब सिखाया? जब जी 90s में। ओके, बहुत लेट। उर्दू मैं मतलब जानती थी लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि आई कुड रीड कश्मीरी रिटन बाय नॉन हिंदू राइटर्स, बिकॉज दे यूज्ड टू राइट इन नस्ताली, पर्शियन में ही। तो मैं पढ़ सकी, तो वो फ़ायदा हुआ। तो वो सेलेक्ट मैंने कोई 15 स्टोरीज़ की बेस्ट। वो तो एक दिल्ली का पब्लिशर था, उसको दी। मैंने कहा छपाओगे? उसने मुझे कहा मैं छपाऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए कुकरी की बुक कश्मीरी। मैंने कहा अच्छा करेंगे इंतजाम। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही लिखती हूँ वो भी, क्योंकि मेरी मदर बड़ी अच्छी कुक थी। तो उस टेम्पटेशन में उन्होंने वो छपाई, वो पहली किताब मेरी। इट वॉज टाइटल्ड द स्ट्रेंजर बिसाइड मी। द स्ट्रेंजर बिसाइड मी वॉज द टाइटल ऑफ वन शॉर्ट स्टोरी बाय हृदय कौल भारती। दैट वॉज ओरिजिनल टाइटल था नख तलुक बोपर,
which I translated as The Stranger Beside Me. Beside me. I thought it was appropriate, let the world ये know. किनकी स्टोरी थी? हृदय कौल भारती. हृदय कौल भारती की थी। Unfortunately, he is no more, हाँ, but he हाँ। was a great short story Yes, writer. yes, yes, yes. तो लोगों को कुछ somehow इसमें मुझे लगा एक सिंबॉलिक भी कि कश्मीर को आप अंडरस्टैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही यहाँ हो क्या रहा है, तो जजमेंट लोग कोई दे रहे हैं हमारे बारे में विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट अस. सो आई मेड दैट प्रेफेस. आई सेड दैट इट इज एन अटेम्प्ट टू लेट द रेस्ट ऑफ द कंट्री नो द स्ट्रेंजर बिसाइड देम. Okay. कि we are there but we are like strangers because you don't understand. Because at that time their whole focus was on this Babri Masjid and Ram Janambhoomi, Rath Yatra and all. While terrible things were happening in Kashmir, nobody was interested. So I felt very disheartened. I said, anyway, let's see. But of course, that doesn't make a difference to the powers that be. But the book came out and it was well received. अच्छे रिव्यू भी हुए. फिर साहित्य अकेडमी ने मुझे कहा कि आप हम निकालना चाहते हैं कलेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी कश्मीरी स्टोरीज, करिए. तो दैट ऑल्सो आई डिड. तो हो गई 2. फिर एक और उनके लिए की कथ. तो वो हुआ. फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं अब ये जो हमारी इतनी ग्रेट वेमेन राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, लल देद, रब भवानी, हब्बा खातून, अर्निमाल, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 हमारे कश्मीरी पोइट्री के स्ट्रीम्स हैं, द मिस्टिक स्ट्रीम एंड द रोमांटिक लिरिक स्ट्रीम, both of these have first of all been written by women. Yes. Lal Ded is our first writer of the mystic tradition, and Habba Khatun is of the romantic lyric tradition. I said this credit should be given to them. So I worked on that. That was my, I must say, most difficult task as well as the most rewarding task. Because I felt that for the first time people were getting to know कि हमारा लिटरेचर कितना पुराना है. और इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि एक दफ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार एक था जिसके लिए हम भी गए थे फ्रॉम माई कॉलेज. तो वहाँ पर एक बड़े अच्छे वेनरेबल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे. वो खड़े हो गए, हम मेरे साथ मेरी कोलीग थी, हम आपस में कश्मीरी में बात कर रहे थे. वो खड़े हो गए, कहें कि ये आप क्या कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमने कहा कश्मीरी. कहा अच्छा कश्मीरी भी कोई भाषा है? अच्छा, हमने तो डोगरी सुनी है. हाँ. तो मैं हैरान हो गया. हमने कहा जी आपको नहीं मालूम, कश्मीरी तो सबसे पुरानी, डोगरी तो अपस्टार्ट अभी आई है. हमारी तो हजार नहीं, और पुरानी हिस्ट्री है, हजारों साल की लिटरेचर है, सब कुछ है. तो उससे भी वो थोड़ा सा बुरा लगता था कि इनको पता ही कुछ नहीं है. तो फिर उस वजह से मैंने सोचा कि लेट द वर्ल्ड नो what a rich heritage we have, and nobody has really given credit to these women for their being women and being able to write in this brave, bold way. क्योंकि ललदेद को तो वेनरेट करते थे और सबसे ज़्यादा ललदेद के बारे में कहते थे लॉन्ग सफरिंग, बड़ी पेशेंट लेडी. बट आई डिस्कवर्ड दैट शी वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल. शी वॉज अ वेरी ब्रेव वॉइस. वो तो डिनाउंस कर रही थी, किसी का लिहाज नहीं करती थी. उसका तो एक बात ऑफ कोर्स अगेंस्ट एवरीथिंग. वो कहाँ लॉन्ग सफरिंग नहीं थी. वो एक कहानी उन्होंने बनाई थी, ललित नलवट चलनजा, बट शी थ्रू दैट नलवट एंड वॉकड आउट नेकेड. शी डिडंट केयर. तो मैं चाहती थी कि पर्सनालिटी का ये हिस्सा लोगों को पता लगे. और हब्बा खातून भी जो उन्होंने कंप्लेंट किया है अबाउट द नेग्लेक्ट बाय द लवर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बोल्ड वॉइस. But she's not keeping quiet, silent, but she's complaining, articulating her pain and everything, exposing the fellow for his heartlessness. So undercurrents of our society. तो उसलिए उस किताब के लिए मैं खुश हूँ अपने आप से कि कम से कम मैंने थोड़ा बहुत इन लेडीज़ के लिए किया. आपने गुफ्तगू के बीच में एक बार ये बताया कि उर्दू का कल्चर यहाँ पे ज़्यादा राइज हुआ. एक कौन से आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या वजूहात रही हैं कि लोगों ने कश्मीरी को अवॉइड करके जो डेली कन्वर्सेशंस हैं उनमें कश्मीरी का यूज़ करना कम किया और उर्दू की तरफ चले गए? आपकी कोई एनालिसिस इस बारे में कि क्या वजूहात रहे होंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको जैसे इनफैक्ट आज भी होता है कि पीपल प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश. यस, दे डोंट स्पीक कश्मीरी. वी आर स्पीकिंग. और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये आता कि जब से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कश्मीरी एज कंपल्सरी फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इन स्कूल, पेरेंट्स फाइंड दिस कश्मीरी सब्जेक्ट द मोस्ट डिफिकल्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन. क्योंकि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज. उन्होंने न सुनी है न बोली है. तो उनके लिए जैसे बच्चे को कोई अंग्रेज़ी सिखाइए पहली दफ़े, वैसे उनके लिए कश्मीरी है, क्योंकि छोड़ दिए. मगर मुझे लगता है इसमें 2 रीज़न है.
एक तो सबसे पहले जब यहाँ डोगरा रूल हुआ तो उससे पहले तो यहाँ फारसी थी ना कोर्ट लैंग्वेज, रंजीत सिंह के टाइम पर भी शायद चली वो। फिर डोगराज ने सोचा कि हम क्या करें, उर्दू कर देते हैं विच इज़ लेस फारसी, एंड ऑल्सो हिंदी तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं यहाँ, तो उन्होंने उर्दू कर दी तब से। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को लगा कि कश्मीरी में कोई फ्यूचर नहीं है, दे आवर लुकिंग आउटवर्ड्स, दे वांटेड टू गो अब्रॉड, फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। उसमें उनको लगा कि हमें लैंग्वेज इसका कुछ फ़ायदा है नहीं, तो वो रह गई घर में ही। फिर उसके बाद घर से भी निकल गई, ख़त्म, किसी ने बोला ही नहीं। और दूसरी बात ये भी हुई, जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई है तो मैं आपको साफ बताती हूँ, एट दैट टाइम द फोकस वॉज नॉट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, द फोकस वॉज ऑन आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। The focus was to become part of a larger Islamic tradition, in which there was no room for Kashmiri. उर्दू बोलना था क्योंकि पाकिस्तान में भी उर्दू बोलते थे, और उर्दू से उनको लगा कि we will be able to identify with the larger Muslim world. Population world. फारसी तो दूर थी लेकिन उर्दू से तो कर सकते थे, मेरा ये अंदाज़ा, आई डोंट नो इफ इट इज़ डिलिबरेट, बट। और फिर उसके बाद यही है कि एडमिशन बाहर लेना है, कश्मीरी का क्या फ़ायदा है। अब जब इन्होंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है तो तब तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें करियर बन सकता है, बट अदरवाइज दे डोंट फाइंड इट यूजफुल एज अ टूल। इसीलिए उर्दू और अंग्रेज़ी का ज़्यादा यहाँ चलन हो गया। बट वन गुड थिंग इज़ दैट पीपल आर राइटिंग इन कश्मीरी, यंग पीपल आर राइटिंग ग्रेट पोएट्री, दे आर राइटिंग विच इज़ वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। तो वो जो ट्रेडिशनें हमारी थी वो सूफ़ी, और वो चल रही हैं अभी तक in the hands of young people because they realize they can express themselves in their mother tongue much better than other languages. Okay. So identity और language का कोई आप कनेक्शन देखते हो कि इस वक्त जैसे कहना है कि अगर आपकी लैंग्वेज खत्म होती है तो आपकी आइडेंटिटी खत्म होती है, हाउ डू यू सी इट? ऑफ कोर्स ये तो समझना चाहिए, लेकिन एक हमारी ट्रेजेडी एक और हो गई ना बिटवीन द कश्मीरी पंडित्स एंड द मुस्लिम्स. They have chosen to write in different scripts so that they are unintelligible to each other. How will a Kashmiri living in Kashmir notice the work done by a person like, let's say, Ratan Lal Shant if it is written in Devanagari? How can a person living in Jammu or other parts of the country understand what is being written by poets like Rafiq Raz and others? You see, this is the big thing. जो स्क्रिप्ट का मामला है, ये तो बड़े अफसोस से एक डिवाइसिव हो गया मामला, तो इस वजह से कुछ तो करना पड़ेगा इनको, सो दैट दे कैन। क्या सोल्यूशन है इसके लिए? सोल्यूशन तो मानेंगे नहीं ना कोई। सोल्यूशन वाज व्हाट द बेस्ट द टर्की डिड अंडर कमाल अतातुर्क, दे टुक द रोमन अल्फाबेट, नॉन कंट्रोवर्शियल, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम, बट वो, और कई लोगों ने अटेम्प्ट किया भी था एक प्राइमर बनाने का, उसमें वो फोनेटिक साउंड्स के लिए निशान रखेंगे तो वो बन सकता है, मगर यहाँ पे है ना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो छोड़ेंगे नहीं, तो अफसोस ही कर सकते हैं और क्या। ये जो आप डिफरेंसेस देख रहे हो, ये कब से शुरू हुई ये वाली डिफरेंसेस? कश्मीरी हिंदू कश्मीरी मुस्लिम के बीच, चाहे वो नहीं, जब तक 90 हुआ तब तक तो नहीं था। एवरीबॉडी यहाँ पर तो जो ये सारे हमारे पंडित राइटर्स भी थे वो सब लिखते थे नस्तालीक में, फारसी में, उनकी खुद ट्रांसलेट करते थे, कोई बाद में हिंदी या किसी और ज़बान में, दैट वाज डिफरेंट। पर जब वो छपती थी उनकी चीज़ें, वो दे यूज्ड टू बी इन नस्तालीक। यहाँ पे नहीं ना था, कश्मीर में वो देवनागरी स्क्रिप्ट था ही नहीं। मगर जब से माइग्रेशन हो गई वहाँ पर उन्होंने उनको अलाउ किया, तो वहाँ का जो वो लिखते हैं वो देवनागरी में लिखते हैं, मगर कई लोग हैं जो इंटेलिजेंट इनफ है वो दोनों स्क्रिप्ट रखते हैं। किताब निकाली, उसको समझिए एक पेज पे फारसी स्क्रिप्ट, एक पेज पे अपना देवनागरी, मगर वो भी दैट्स नॉट एन ऑकवर्ड सॉल्यूशन, बट दैट्स व्हाट दे डू। 90 से पहले का कोई आपको इवेंट याद है जो कश्मीरी हिंदूज मुस्लिम्स या कंपोजिट कल्चर की अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल आपको कंपोजिट कल्चर की? एग्जांपल क्या, तब तक तो कंपोजिट ही था सारा कल्चर। जो आप लोगों को, हमारे सुनने वालों को बताना चाहोगे कि कैसे रहन सहन होता था? क्या आपको बताएं, यहाँ ये ट्राइबल इन्वेजन हुआ ना 1947, उसके बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है
कि हाउ दे केम द मराडर्स, उन्हें लूट मार, डेथ, डिस्ट्रक्शन, रेप, किलिंग्स, व्हाटएवर। उस वक्त क्या था कि यहाँ पे देयर वाज नो डिवीजन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम इन द वैली, ओके, क्योंकि दोनों का नारा एक ही था, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, कश्मीरी हैं तैयार, नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। नो नॉट एट ऑल। और क्या शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, ये नारे थे। और एक हमारा झंडा भी था उस वक्त बना हुआ, लहराए कश्मीर के झंडे, वो तराना है। बाजुए बेशमशीर के झंडे, हल वाले दिलगीर के झंडे, हर सू लहरा हर दम लहरा, ताबे कयामत पे हम लहरा। लहराए कश्मीर हाँ, के तो झंडे। उस वक्त एक इतना नेशनलिस्ट स्पिरिट था। लेकिन इसकी भी ज़बरदस्त एग्जाम्पल देती हूँ, जब वो ट्राइबल्स पहुँचे थे शालटेंग, श्रीनगर से बिल्कुल थोड़ी दूर रह गए थे। तो हम लोग वहाँ रहते थे, एक्सचेंज रोड में हमारा घर था मेरे फादर का। तो हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन बड़े थे, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी दादी, हम सबको पता कहाँ भेजा गया सेफ्टी के लिए, द्रुगजन में। अच्छा, डलगेट के पास। डलगन के पास डॉक्टर नसीर का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर नसीर, और या महमूद अहमद अली शाह का नाम सुना होगा। अगर मैं तो कहूँगी दे आर लेजेंड्स, बट अब पूछना पड़ता है कि नाम सुना है कि नहीं सुना। तो उनके घर में, क्योंकि उनके साथ हमारे फादर की बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी, और मेरे भाई और डॉक्टर नसीर समझे they were like more than brothers. So we were sent there. In 47, when there was this tribal invasion happening, we were sent to a Muslim household for safety. Safety, yeah. And so where was the question of division? Right. There was no question. And So in this our tells own us about neighborhood, कि security एक दूसरे में इंसान ढूंढ लेता था। वो बिल्कुल था, और इतने सेफ थे। और इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ कि वहाँ मेरी दादी भी थी साथ, वो नहीं खाती थी मुसलमान घर का खाना, बाकी सब कुछ परफेक्ट दोस्ती, लेकिन खाना पका हुआ नहीं खाती थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके लिए क्यों नहीं खाती थी उनको? नहीं, वो था टैबू, क्योंकि अच्छा, उस वक्त था हमारे किचन भी जो था उसमें मुसलमान नहीं जा सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मुसलमान की सिर्फ यही थी रेस्ट्रिक्शन कि किचन में नहीं जा सकता, बाकी सब काम। और ये था कि जो एल्डरली जनरेशन थी, विमेन पर्टिकुलरली, दे वुड नॉट ईट इन मुस्लिम हाउस होल्ड कुक्ड फूड। फ्रूट खाती, कुछ करती, खाना पका हुआ नहीं खाती। इसका क्या नॉन वेज वेज का कोई मसला नहीं, था? नॉन वेज का बिल्कुल मसला नहीं था। देयर वाज नोबडी, आई डोंट थिंक आई हैव एवर मेट एनी वेजिटेरियन कश्मीरी अभी तक भी। ओके। जबरदस्ती करते होंगे अब, मगर अक्रॉस द रिलीजन नहीं, अक्रॉस द, एंड आल्सो ओनली हलाल मीट। पंडित्स डोंट ईट एनी अदर काइंड ऑफ मीट। ओके। सो पंडित्स ईट हलाल मीट। हाँ, दे ओनली, कश्मीर में तो देयर वाज नो क्वेश्चन। एंड आल्सो यू विल बी अब्यूज्ड टू हियर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं एक दफ़े आई विजिटेड वन माइग्रेंट कैंप इन पुरखू, जम्मू। So I wanted to see for myself what the situation is. So just before we entered that lane where all these, little accommodation, one-room things were built for them, the first person I saw shop was a Muslim butcher. Okay. जम्मू में, वहाँ पुरखू में, उसने उनकी पंडितों की गली के सामने अपनी दुकान रखी थी, because he also knew that they don't eat झटका. Okay. ये सारी बातें इस जनरेशन को मालूम नहीं है। हाँ। मगर मैं आपको कहती हूँ, हालांकि खाया नहीं एक दूसरे के घर में, लेकिन प्यार इतना और ट्रस्ट इतना था जितना अपने क्लोज रिलेटिव के साथ ना हो। ये दोनों तरफ से होता था क्या? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, पका हुआ खाना दोनों तरफ नहीं दोनों खाते तरफ थे? से नहीं, जरा दोनों तरफ से, मतलब लोअर क्लासेस में डिस्टिंक्शन नहीं थी, लेकिन जो ये खोजबाई थी वो भी नहीं खाती थी। हमारे जैसे हमारे क्लोज नेबर थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, उनका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर अली जान। डॉक्टर अली जान की फैमिली वहाँ रहती थी नेक्स्ट टू, अब मेरे फादर के घर के साथ। वो किराए पे आए थे, वहाँ एक इवैक्वी प्रॉपर्टी थी जो जहाँ अब आजकल BSNL का ऑफिस है। तो वो उनके साथ इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी मेरी मदर की और उनकी मिसेस अली जान की, कि बिल्कुल बहनों से ज़्यादा प्यार था आपस में। लेकिन ये था कि उनको भी पता था, जब मेरी माँ जाती थी वो अपने नौकर को कहती थी, है तू उठानो ये ना खेई न चाहिए न चाहे, without any rancor. It was accepted, but it was not resented. That's what I'm giving you this example of what I've seen myself. मैं इधर उधर की बात नहीं आपसे कर रही हूँ, जो मैंने खुद देखा है वो बता रही हूँ। एक इंस्टेंस आपको दी कि सेफ्टी के लिए उस वक्त हमको
मुस्लिम के घर में जाना पड़ा। हाँ, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकलता था, जो सबसे ज़्यादा हमारी वो करती थी शीरीं वर्षुन, दैट वाज मिसेस अली जान। इतनी खुश होती थी वो हमारी अचीवमेंट पे, फ़र्क कुछ भी नहीं था। और अब ये अफसोस आता कि कई दफ़े कोई मेरे पास आते हो कहते हमने पहली दफ़े कश्मीरी पंडित को देखा। दुख तो होता है। पॉपुलेशन कम है अभी यहाँ पे, तो इसलिए कम मतलब कई ज़्यादा तो आई ताल्लुक मीट नहीं मेनी पीपल हु हैव नॉट सीन अ पंडित बिफोर, नेवर इंटरैक्टेड, दे हैव नो आइडिया। सैड, व्हाट कैन यू डू। यस यस। कश्मीरी शैविज्म और सूफीज़म का एक कनेक्शन रहा है यहाँ पे, ओह, तो उस जबरदस्त। कनेक्शन के बारे में वो तो मैंने डिस्कवर किया ना जब मैं इन पोएट्री पढ़ रही थी हाँ। लल दत्त के साथ। मैंने देखा कि जो लल दत्त की वोकेबलरी है वो आप हैरान होंगे, समद मीर की वोकेबलरी वही है। इनफैक्ट देयर इज़ वन समद मीर थिंग विच इज़ फैसिनेटिंग, विच इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट कश्मीर शैविज्म। काम, क्रूज, लोभ, मोह, आपकी जनरेशन को ये लफ्ज़ पता भी नहीं सही होगा, नहीं। बट ही सेज थ्रो मन राज सुजुम आनंद हैत। Even you can see that these are Anand and Kam, Krodh, Lobh are not Kashmiri words. Right. And I believe it's a funny story. Somebody once told me that when they heard this Samad Mir reciting some of his poetry, so he asked him कि तोशु संस्कृत पोरमुत। उसने हंसने लगा वहाँ से, क्योंकि I think he was illiterate, Samad Mir. So was Erkash, worked in a sawmill, but great poet. But he said कि you should know Sanskrit, you should Shastra. Shastra means what? Philosophy of religion. Right. Samad Mir, he's also vuzomut. Something had been born within him, as if this whole vocabulary had been absorbed by him, even though he was illiterate and his work was working as a laborer in a sawmill. This is the kind of syncretism you had in Kashmir. अच्छा, लल दत्त का जो मशहूर वाक है वो शिव छुई थैली थैली रावजान मौजान युंत मुसलमान त्रुके छुक पनुन पान प्रजनाव सोई छे साहिबस नीजान, which we atmosphere. त्रुक को चालाक, Truk is two meanings it has. एक तो त्रिक शास्त्र जो त्रिकाइट है, ओके, दूसरा है वो विजडम, जिसको विजडम, अगर यू आर वाइज। मतलब इनका कहने का क्या है कि देखो एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि शिवा है हर जगह मौजूद। नहीं, शिवा नहीं, सन। शिवा इज लाइक द सन, सूरज की तरह हर जगह है, वो तो दिखाई देता है। मगर इसमें तुम दूसरे किस्म की अंडरस्टैंडिंग ढूंढो कि एक इंसान और दूसरे इंसान में फ़र्क मत समझो। न मुसलमान, अगर इफ़ यू आर रियली वाइज then you have to know yourself. Once you know yourself, that will make you reach the supreme abode of God. And what is the term she uses for this God? Sahib. And Sahib is not a Sanskrit word. Sahib is not a Kashmiri word. Sahib is an Islamic connotation. Yeah. Chana? Yes. See how she weaves in all these different cultures together. So it has acceptability among all religions. Yes. Because देखिए ना, जैसे ये समद मीर का जवाब है कि it's not this, it's something which is inherent in me. I have learned it. लल दत्त का मैं बता रही थी कि सिंक्रेटिक कैसा इडियम था, जैसे समद मीर का अभी मैंने आपको बताया। ओरिजिनल तो इसकी थी लल दत्त, because her idiom is acceptable to both the communities and it reaches out to everybody without distinction. So I was quoting this vak just now, Shiv Chui Thali Thali Ravzan Mauzan Hyuntu Musalman Truke Chukt Panun Pan Prajanav Soiche Sahibas Zani Zan. Different levels of understanding she is explaining. One is the obvious thing that the sun is there shining on everybody, which you can see. The other thing is कि don't make a distinction between one human being and another. Yeah. They are the same. And finally, if you are really wise, then you realize that you have to know yourself first of all. Go within yourself, understand yourself. That will make you understand God. And she uses the syncretic words like Sahib and Rao. Rao is the sun and Truk is the Trikite. So you see the combination, and effortlessly, she doesn't do it deliberately. Yeah.
And also another work which I like very much, Dachines obras zayun zanah, sudras zanah anindat, mendis rugis vedut zanah, mudas tajamna pavin kat. Ki I could make the clouds go from one direction to another. That miracle I could perform. I could draw a bridge over the ocean. Even that miracle I could perform. Mm-hmm. I could cure a leper. Even that miracle I could perform. But I could never make a fool understand. That I could never succeed in doing. Now, is this a bold voice or is this the long-suffering Very voice? strong statement. And another thing of hers, if you are interested, should I quote another one? Yeah, please. Satsasna satas, pasasna rumas, somai chaume lali panui vak, andriam gatka, rotum tu volum, sotum tu ditmastati chak. I did not wait a moment. I did not wait for an auspicious time. I just, to give myself courage, I ate my own words. And then I tore down the curtain of darkness inside me, tore it down, stabbed it and cut it into shreds. अब इससे ज़्यादा पावरफुल वॉइस वुमेन की हो सकती एग्जैक्टली कि मैं और इतना ही नहीं कि ललदेद को लेकर या अगर हम नुंदरिश की बात करें जितनी एक्सेप्टेबिलिटी मुझे लगता है उससे मुस्लिम कम्युनिटी में थी आई थिंक उतनी ही एक्सेप्टेबिलिटी पंडित कम्युनिटी में भी थी हिंदू बिल्कुल थी अब देखिए एक और हाउ डू यू रिलेट विद बिकॉज यू सी दे स्पोक द सेम लैंग्वेज ललदेद एंड नुंदरिश वर नॉट डिफरेंट इन द पीपल्स इमेजिनेशन. And you know, I don't know whether you know what this Nundrishi has said about Laldev. Tami Padmanpur, it's Lale. Padmanpur was the name. She was born in Padmanpur, right? Padmanpur. Tami Padmanpur. Padmanpur is Pampur. Pampur, वहीं पैदा हुई थी ना. Tami Padmanpur, it's Lale. Amrit Chau Gali Gale. Sasani Avatar Lale. Sui me Vardito Divo. That Laldev of Padmanpur or Pampur, she drank nectar sip by sip. She is our avatar. Oh Lord, give me the same boon. And then this is the story of when he was born, he refused to suckle at his mother's breast, Nundrishi. वो पी नहीं रहा था दूध अपनी माँ का, तो Laldev happened to be there and she said, Zan mand chokne, chan chuk mand chan. If you are not ashamed to be born as a human being, why are you ashamed of drinking milk like a human being? And the two of them are supposed to be together on the spiritual thing. ये वही जब उनका जन्म हुआ था तब की बात है. तब क्यों कहते हैं उन्हें मांस का दूध पीना बंद किया था, नहीं पीते लेते थे नहीं, माँ का दूध नहीं पीते थे. फिर उसने उनको डांटा. छोटे थे तब पैदा हुए तो बड़ी थी, फिर पीना शुरू कर दिया. और पिछले दिनों मैंने एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनी. मैंने सुना कि नुंदरिशी के उसमें सिलसिले के कोई है अभी भी कोई ऋषि बड़गाम में. अच्छा. तो उन्होंने किसी को कहा, मुझे रात को ख्वाब में आई ललदेद. उसने मुझे कहा हया नहीं, ललदेद नहीं, सॉरी, नुंदरिशी ख्वाब में आए. उन्होंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि मेरी माँ के वहाँ पर एक निशानी थी, एक वहाँ था इसका एक चश्मा वहाँ पामपुर में, उसका कितना बुरा हाल हो गया, उसको ठीक करो तुम. And they actually went and looked for that. उसको कहते थे ललत्राग नाम. तो मिला उनको वो क्या? मगर हाँ, उनको मिला वो वहाँ पे चश्मा. वहाँ जो जगह बताई उन्होंने, वहाँ पे कूड़ा करकट जमा था. कम से कम उन्होंने फिर वहाँ सफाई करवाई और फिर वहाँ पर उस जगह को रेस्टोर करके वहाँ पे कुछ ना बोर्ड भी लिख दिया ललत्राग. लेकिन they have not been able to recover the spring. Okay. But on the other hand, they have done something funny. वहाँ पे उन्होंने नलों के पाइप राउटर करके एक फाउंटेन बना दिया. अच्छा. मुझे ललदेद would not have been happy. Symbolic, exactly. ऐसे symbolic. Yeah. Anyway, आपने कहा था closeness क्या थी? हाँ, closeness बस क्या वो थी? अब यही उसी बता रही हूँ. तो हम बात कर रहे थे कि like इंटरनेट का ज़माना नहीं था पहले, अब कई सालों से, 1-1.5 दहाई से है. उससे पहले जो घरों में लाइक म्यूजिक वगैरह का सुनना, महफिलों का इनेकाद करना, या रेडियो से, रेडियो तो बड़ा जबरदस्त चीज अहम रोल रहता था कश्मीरी लैंग्वेज
के प्रमोशन का एक अहम उससे रोल बहुत रहता था। ज़्यादा कश्मीरी म्यूज़िक को प्रमोट करना, कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करना, कहानियाँ, ड्रामा, कॉमिक, ओपेराज, वॉट एवर। रेडियो डिड अ वंडरफुल जॉब। ये रेडियो तो अब कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। क्या तो बताएं। किन किन लोगों को ज्यादा, किन किन गायकों को ज्यादा सुनते थे, या किन शायरों के कलाम ज्यादा सुने जाते थे? देखिए जी, सबसे पहले तो महजूर का बहुत सुनते थे। वलोहा बागवानो नौ बहारुख शान पैदा कर, फलन गुल कथ करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। अच्छा, उसके बाद होते थे ये इनके दीनानाथ नादिम, ज़बरदस्त शायरी उनकी थी। आपने तो पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं सुनी होगी। हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने वो एक ओपेरा पूरा लिखा था ना, बोम्बोरियम गज़ल। यस यस। वो हमने कॉलेज में परफॉर्म किया था और हमको खुद वो बताने आते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। साथ में एक और थे बड़े ग्रेट म्यूजिशियन उस वक़्त के, मोहनलाल एमा, आपने नाम सुना होगा शायद। यस। तो ये दोनों ने मिलकर वो ओपेरा बनाया था, बड़ा सक्सेसफुल था। इट वाज एन एलिगोरिकल थिंग। इनको सुनते थे, राही साहब को बाद में सुनते थे, और भी प्ले राइट्स, कहानी वाले, ये बंसी निर्दोष के प्लेज हम सुनते थे। इनके अली मोहम्मद लोन के सुनते थे, हरि किशन कौल की कहानियाँ सुनते थे। रेडियो से तो बहुत लिटरेचर का फ़ायदा हुआ था। तो जो घरों में महफिलें होती थी उनमें कौन आते थे? उनमें तो होते ही थे, सितार बजाने वाले आते थे, ऑर्केस्ट्रा, मंडलियाँ भी होती थी। मगर वो जो मंडलियाँ होती थी वो शुरू करती थी ललवाक से गाना शुरू, फिर सबके गाने गाकर, सबके, चाहे पंडित पोएट हो, परमानंद हो या कोई हो, मगर साथ में ये सारे रसूल मीर, महमूद गामी, जो सबके गाने सुने। रिंद पोशमाल तो बचपन से कानों में गूंजता है। रेडियो कश्मीर का बड़ा ज़बरदस्त, उस वक़्त उन्होंने बनाया था ना 47 जब इन्वेजन हुआ था ट्राइबल, फिर उन्होंने बनाया था कल्चरल फ्रंट, उसको कहते थे। दे वर लेफ्टिस्ट थिंकर्स एंड राइटर्स एंड पोएट्स, and they were propagating this kind of literature and everything. It was part of that नया कश्मीर का जो बना था ना डॉक्यूमेंट, शेख अब्दुल्ला का, उसी वक्त उसके साथ ये सारा था। ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही थी। very rich it was at that time. At this time we don't find it equivalent anywhere. इतनी कल्चरल एकेडमी है, सब कुछ है, मगर उस किस्म का जो रिचनेस थी, वैरायटी थी, कॉम्पोजिट कल्चर था, सिंक्रेटिक इडियम था, वो नज़र नहीं आता। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हमने देखा है कि कश्मीर में औरतें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हो, मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिहाज से कहीं ना कहीं ये पीछे रहे हैं। तो क्या अगर ऐसा है तो क्या वजूहात रहे होंगे? क्योंकि आप खुद एक महिला, एक औरत हैं। देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत क्लोजली देखा है। आपको मैं बताती हूँ अपनी एक्सपीरियंस कि जब मैं कॉलेज गई, दैट वाज 1952। उस वक़्त कॉलेज में क्या किया था इन्होंने कि पढ़ने तो आई थी जिन्होंने मैट्रिक किया था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को एडमिशन दिया था जिन्होंने मैट्रिक के बाद स्कूल में पढ़ा रही थी या कुछ कर रही थी। उनको इन्होंने पेड लीव दी और वो आई, कॉलेज एडमिट की हुई, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, सो दैट देयर क्वालिफिकेशन इम्प्रूव्ड एंड दे वेंट बैक टू देयर टीचिंग। सो दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप दे हैड टेकन। There was no distinction between Hindu and Muslim. No, there was no symbol by which you could tell this was a Hindu or Muslim. बुर्का खत्म हो गया था बिल्कुल। कॉलेज में 52 की बात कर रहे हैं। 52 में शुरू में बुर्का पहन के आती थी लड़कियां। अच्छा। गेट कीपर के पास एक कमरा था, वहाँ रखती थी अंदर बुर्के के बगैर, और वहाँ पढ़ाने वाले आदमी भी थे। कौन से कॉलेज की आप बात करें? किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ऐसा होता था या हर एक कॉलेज में? नहीं, हर एक कॉलेज में तो लड़कियां जाती ही नहीं थी। अच्छा। This was women's college which was established in 1950. दाइमे रोड वाला वन? हाँ, मौलाना आज़ाद रोड वाला। वो बना, इट्स अ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट सेट द कश्मीरी women फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। इतने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली कश्मीरी लड़कियों को कि जब मैंने किया इंटरमीडिएट 54 में, उस वक़्त कुछ साइंस वाली लड़कियां थीं, कुछ आर्ट्स पढ़ती थी। FA होता था उन दिनों, FA और FSC, फिर BA और BSc। FA FSC के बाद आप जा सकते थे मेडिकल ट्रेनिंग के लिए। आपको हैरानी होगी कि 8 लड़कियां हमारे में से
उस साल गई फॉर मेडिकल ट्रेनिंग। 8 मुस्लिम लड़कियां और 4 पंडित लड़कियां, 12 लड़कियां गई। और कहाँ गई पढ़ने? कोई पटना, कोई ग्वालियर, कोई अमृतसर, कोई दिल्ली। यहाँ नहीं था ना मेडिकल कॉलेज। बट दे वेंट एंड आई कैन टेल यू वन वाज दिस लेडी हुसनारा हु यूज्ड दे हैड सेट अप हर क्लिनिक इन सोपोर। बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, बाद में बनी। दूसरी थी निगत, निगत तो इंग्लैंड ही चली गई बाद में। एक थी सईदा, वो भी उसने पास किया था वहाँ से, ग्वालियर से। मैं आपको बता रही हूँ ना मुस्लिम लड़कियों के नाम। दूसरी थी और एक और थी ना, हाँ स्वीटी उसको कहते थे, उसका नाम था हाँ शाहिदा मल्लिका। रेशियो क्या था, लाइक मेल्स और फीमेल्स का क्या रेशियो रहता था? जो हमारे कॉलेज में तो सिर्फ औरतें थी, वुमेन्स कॉलेज में वुमेन्स कॉलेज। बाकी तो कहाँ लड़कियां कहाँ जाती थी उन कॉलेजों में। फॉर द फर्स्ट टाइम गर्ल्स कुड गो टू कॉलेज इन 1950। तब तक नहीं जाती, सिर्फ कुछ पंजाबी लड़कियां जाती थी। तो फैमिलीज का कैसा रोल रहता था? जैसे तो आजकल तो कोई फर्क नहीं जानते हैं कि चाहे लड़का है या लड़की है। देखिए जी, हमारी फैमिली में तो फर्क, हमारी हैं। फैमिली में ये फर्क हो गया था। एक मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी वो सबसे इंटेलिजेंट थी हमारे घर में, कहते हैं। मैंने भी देखा, बहुत थी। उसने मैट्रिक पास किया था इन 1942। ओके। तो उस वक्त तो यहाँ विमेंस कॉलेज नहीं था, एसपी कॉलेज था। उसके भाई ने भी उसके साथ ही मैट्रिक किया। दोनों में फ़र्क 1 साल का ही था, तो दोनों ने एक साथ किया पास। वो तो चले गए एसपी कॉलेज, इनको कहीं किसी ने जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरी दादी थी जिंदा, उन्हीं को तो सवाल ही पैदा नहीं होता लड़कों के कॉलेज में नहीं जा सकती। अच्छा। सारी आज़ादी थी लेकिन वो नहीं कर सकती। द रिजल्ट वॉज शी कुडंट गो टू कॉलेज। उसकी पढ़ाई मैट्रिक में ही ख़त्म हो गई। हाँ। मगर फिर जब 1950 में कॉलेज बना तो मेरी दूसरी बहन थी, उसने उसी साल मैट्रिक किया था, वो सीधे कॉलेज चली गई, किसी ने पूछा नहीं। सो कोएड को लेकर मसला था यहाँ? हाँ, यहाँ पे कश्मीरियों में तो बिल्कुल मसला था। सिर्फ पंजाबी लड़कियाँ जाती थी, पंजाबी मुस्लिम एंड पंजाबी हिंदू कुड गो टू एसपी कॉलेज और अमर सिंह कॉलेज। कश्मीरी विमेन डिडंट गो उस वक्त तक। मगर फिर तो बिल्कुल बदल गया सारा, इतना खुला हो गया एटमॉस्फेयर। आपने एज प्रिंसिपल भी आप रही हैं वुमेन्स कॉलेज की? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की है कभी भी। तो मैं जब थी अंग्रेजी ही पढ़ाती थी, मैं बस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो उस ज़माने में एक दफ़े इंटरव्यू हुए थे कि प्रिंसिपल बनाना है किसी को। हाँ। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो मुझे अपना काम अच्छा लगता था, पढ़ाना, लोगों को बुलाना, सेमिनार होल्ड करना, डिस्कशंस। आप बिलीव नहीं करेंगे हम किस किस को बुलाते थे और बुला सकते थे। ब्रिटेन से, ब्रिटिश काउंसिल के पास जो भी कोई विजिटर आता, वहाँ से कोई राइटर, कोई इंडिया के टूर पे ज़रूर हमारे कॉलेज आता था। वी वुड ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फॉर हिम। लड़कियाँ भी पेपर पढ़ती थी, इंटरेक्शन होती थी। तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में। आई वॉज हैप्पी डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। बट फिर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कई प्रिंसिपल की वैकेंसी थी। तो वहाँ पे उन्होंने कोई जो एक्सपर्ट भी आए थे देखने के लिए ना, उसमें वो पब्लिक सर्विस कमीशन का था बोर्ड, बाहर से एक्सपर्ट आए थे। तो उस एक्सपर्ट ने उनको कहा कि ये जो लेडी है मेरे बारे में, कि ये शी शुड बी टीचिंग एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इनको आपने ग्रेजुएट कॉलेज में रखा है, इनको भेजना चाहिए वहाँ। तो खैर उन्होंने वो सब तो क्या होता। फिर जो ऑर्डर निकला, प्रिंसिपल तो बनाया जैसे किसी और को, मगर मुझे भी कहा, उन्होंने कहा शी इज़ ऑल्सो गिवन द प्रिंसिपल्स रैंक एंड ग्रेड, बट शी कैन कंटिन्यू एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो दैट्स हाउ इट वाज। आई वाज प्रिंसिपल। जब वो टाइम था, पेरेंट्स का कुछ कंसर्न रहता होगा, जब आपके पास कहीं सारे पेरेंट्स आते होंगे जिनकी लड़कियां कॉलेज लेवल तक पहुंच गई होती, तो उनका कोई कंसर्न रहता है कि हम अपनी बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ने देते हैं, कॉलेज क्यों नहीं भेजते हैं? उस ज़माने में सवाल ही नहीं था कि कॉलेज नहीं जाएगी। जिसने मैट्रिक पास किया वो कॉलेज जाएगी। एडमिशन थोड़ी मुश्किल था। जो कोएड में तो नहीं जाना, कोएड में तो नहीं जाना, मगर जब विमेंस कॉलेज में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। और हर क्लास की लड़कियाँ आती थी, सुपर रिच एज वेल एज वेरी पुअर। मगर यूनिफॉर्म थी, पता नहीं लगता था अमीर कौन है गरीब कौन। और लड़कियों को देखकर आप गेस भी नहीं कर सकते थे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है,
क्योंकि टीका कोई अनमैरिड कश्मीरी पंडित लड़की नहीं लगाती थी और बुर्का कोई उस दौर में मुस्लिम नहीं पहनती थी, तो यू कुडंट टेल। रोल नंबर से आपको पता था, तो सोच भी नहीं सकते थे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये 90 तक तो आइडेंटिटी एक ही थी, वो बिल्कुल थी एक, शक्ल एक, कश्मीरी आइडेंटिटी। हाँ। सो अब देयर इज अ डिफरेंस अभी हमें दिख रहा है कि काइंड ऑफ वो डिसइंटीग्रेशन टाइप है। कैसे हम इस वो कल्चरल रीइंटीग्रेशन कर सकते हैं? व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी डन, ताकि आपने ठीक कहा, कल्चरल ही एक फील्ड है जिससे हो सकता है। अब आपको मैंने बताया हमने एक अटेम्प्ट किया था उस जर्नल मीरास के साथ, खैर वो फिर चल नहीं पाया। अब एनीवे क्या करें। और दूसरा ये है कि एक दूसरे का जो लिखते हैं ना वो पढ़ना चाहिए। Pandits outside Kashmir should read what the Muslims in Kashmir are writing. Okay. The kind of poetry that's being written, the kind of fiction or whatever is being written. Not only in Kashmiri and Urdu or Hindi, but in English also. They are writing quite a bit. They should read. And then also they must have some meeting ground. They must occasionally meet one another. Occasionally dispel these kind of notions they have acquired over the years from vested interests who want to create a wedge, who are interested in creating a kind of a communal identity for everybody. To defeat it is to get to know the other person. Meet as often as you can. Try to understand what they are writing. उनकी feelings जो आप express कर रहे हैं through their literature, वो देखें आप, सुने, तो empathy आपको होगी फिर. Instead of enmity, you will have empathy. Instead of, you see, resentment, you will have kind of understanding of each other. That's most important. You have to have a dialogue. You see, now dialogue is something which has become unfashionable these days. People are more interested in monologues. Deliver a lecture, don't wait for a question to be asked. That's not the way things go. Right. You have to interact with people. Dissent is the essence of democracy. Right. But you can't crush that. So meet people without fear, without notions of prejudice or anything. Don't think of the other person as the other. ये othering जो हुई शुरू 90 से कश्मीर में, वो तो यहाँ थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है. मैं तो I'm being honest, I'm telling you by the limited experience in the college and in the society and among friends and others. This was a sudden kind of schism that was created in 89. Suddenly identities were confused, and then emphasis was laid on secondary things. Essential things were forgotten. The younger generation has a lot of You have seen a lot. You have seen independence. You have seen 90s. Is there any one incident you want to share with us, with our audience, जिसने एक lasting impact आप पे रखा है वो? Lasting impact तो बहुत सारी चीजें थी जिनका हो सकता था. Any incident you want to share with our audience? हाँ नहीं, for instance, I can talk about it when my husband was almost kidnapped. Oh, that happened when did this happen? It happened in 91. Okay. You see, 90s had happened, but we had not left. We didn't feel afraid or anything. But in 91, my husband was going to the dentist in the morning, and he was being driven by our own private driver because he didn't like to use his official vehicle for private work. So this was a gentleman, he was a schoolmaster, but known to our family, and he used to be our part-time driver. Morning, evening, he could come if there was need. So that morning, his name was Abdul Ghani Dar. He was driving the car, and my husband was going to the dentist. But next to this, before they reached the Amar Singh College gate, two boys stopped them. And they said that we have come to take him, my husband. Oh. So this driver didn't know what to do, but he said, listen, my husband told them, he said, I'm not in politics, I'm not an important person, I'm just an ordinary government servant, I'm going to the dentist, why do you want to take me? They said, that will be explained to you when we reach the headquarters. Their headquarters? Their headquarters. Okay. And when my husband was still refusing to get out of the car, they took out two pistols, both of them had a pistol in hand. And one of them told my husband, "Bon was dat karo ismu in burst." Burst, उन दिनों use करते थे वो, but a burst of, bullets. Yeah.
At this point of time, this driver, Abdul Ghani Dar, turned to them. He said, just listen to me 1 minute, then you can do what you like. So as they turned to him, my husband ran. He ran, and fortunately the gate of the neighboring house was open. He rushed in, bolted it. And these boys tried to chase, but in the meantime a police gypsy came, so they ran away. Okay. And then this Masterji brought the car here. So they were entered. This was, I could hear the horn honking. I thought they had forgotten the X-ray or something, because it Okay. was within minutes the car was Uh-huh. returning. But the master was feeling so nervous, jittery, shaking all over. He said, please, तो करियो ना ये मन सरदार जी on phone. नेबरहुड में थे, सरदार जी के घर में ये चले गए थे. हम्म. तो मैंने कहा क्या हुआ? तो but then he explained. He says, this is what has happened, but please call them, because don't worry, he's safe, because I've seen him go into that house. हम्म. But before I could locate their number, उन दिनों वो मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन ही थी. So our phone rang, and it was my husband. He said, don't worry, I'm here. I'll come in a little while. And then, meanwhile, two things happened at this time. One was, it was for the first time an attempt by militants had failed. Otherwise, people would be terrorized and they would become their victims. And it was the first time that people came out to condemn this incident, our Okay. neighborhood. Okay. So when my husband came from that house to this house, he was accompanied by almost a procession of people. Oh. And then this was the first time. Otherwise, Which year was it? 1991, worst Okay. of militancy. Okay. Peak of the militancy. And also till then, if the militants had a victim, the fellow's dead body would lie on the roadside, and nobody would even dare to approach it or pick it up. Mhm. We know about that. But in my husband's case, the people felt a little shamed and sheepish, because till then the propaganda was that Jagmohan was driving Kashmiri Pandits away. Otherwise, there was no fear. Mhm. That was the kind Okay. of narrative कि जगमोहन ने उनको निकाला, वरना यहाँ क्या डर था. But डर तो था, and many people had been killed and everything. So the thing is that people felt that this was giving this whole movement a bad name, Mhm. because they couldn't find anything as a reason to kidnap him, because he had been a government servant and nothing, no politics, nothing, no controversy or anything. Came from a good, respectable family. So that was the worst experience we had. But then everybody thought that we would run away, but my husband said, I will go when I feel like going. Nobody can drive me away. And then the whole administration descended on us and said, what do you want to do? My husband said, if I can't live in my own home, then I'll also go. But then they said, okay, we'll give you some security. So because of that, you must have seen these couple of people at the gate. Yeah. Okay. So then we decided that we will stay on. Okay. And I continued to work till I retired in 96. Okay. But then we had to take precautions, Yeah. in the sense that I wouldn't walk, I would only go in a car. So would my husband. And then but I did not change my dress. I used to wear a sari. I continued to wear it. I continued to wear my bindi. Nobody bothered me personally. Okay. So the worst was that incident. Oh. If you're given a chance to change just one thing for Kashmir, what would it be? I would like to go back before 90. I would like to actually go back before 86. Because 86, I think, was a bad year. In fact, 84 से ही beginning हुआ था, but 86 in particular was bad. 86 से ही गड़बड़ शुरू हुई. Sure, I'm not a politician, so I can't say anything. I'm just giving you my experience and everything. And I suppose that should be enough. Mhm. Thank Any you. message for women of Kashmir? Message they don't need. They are very intelligent. They are very creative people. They have ways and means of negotiating their way in these difficult times. But my message to them is to keep a balanced head. That's all I want. Thank you Otherwise, so you are much. creative. You have all talent, everything. But keep a balanced head. Thank you very much. Thank you so much for talking to us. आपने बहुत जानकारी दी जो चीज़ें हमें शायद पता भी नहीं थी,
और कुछ चीज़ें अगर पता थी उनमें आपने क्लैरिटी दी, बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि हमें फिर से मौका मिले आपके साथ बात करने का और कई सारी चीज़ें उनके बारे में तो बात कर पाए, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद उनको हम टच भी ना कर पाए। मेरे ख्याल में मुझे क्योंकि- कोई किताब लिखनी चाहिए फिर। बिल्कुल आप लिख लीजिए। नहीं, हम तो आपके जो आप में एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ कि आपका जो जर्नल है उसका नाम भी मीरास है, स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है, और हमारे इस शो का भी नाम मीरास है। ये तो बड़ी अच्छी, तो ये बहुत इसके लिए अंग्रेजी such a का एक वर्ड beautiful है coincidence. सेरेंडिपिटी। Yes. दिस इज नोन एज सेरेंडिपिटी। अदरवाइज व्हाई शुड यू हैव दिस नेम मीरास? यस। ओके। और उसमें भी मैं कंटेंट देख पा रहा था, वो बिल्कुल बहुत ही सब्सटेंशियल कंटेंट है, बहुत और हम कई भी लोगों कोशिश ने करते हैं कि मीरास पॉडकास्ट में भी हम सब्सटेंस लेके आए। अच्छा, तो दैट्स आवर चलिए, आई एम ग्लैड। कोशिश, वो हम करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। And you also keep your steady head, Yeah. balanced head, and do well. Thank you so much. Thank you very much.